हेलो स्टूडेंट्स, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम 12th हिंदी के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो भैया 2024 बोर्ड एग्जाम में आएंगे। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको रेगुलर हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाता रहता हूं ताकि आपकी हिंदी की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाए। और अब की बार हमारा टारगेट है कि हिंदी में लेकर आना है भैया 100 में 95 प्लस, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इस एक लाइन में बहुत कुछ छिपा है, गागर में सागर छिपा हुआ है। मतलब मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आप लोग कहेंगे कि अरे मुझे 95 प्लस लेकर आना है, तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन अगर करके दिखाओगे तभी सभी लोग मानेंगे। क्योंकि मैं कहता रहता हूं कि लोग देखना कम, सुनना कम, देखना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो आप लोग करके दिखाइए कि हां मैं कुछ कर सकता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो एग्जाम में आते रहते हैं। टोटल इस वीडियो में हम 6 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। अब ये वीडियो इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है? क्योंकि देखिए, मैं आपके लिए हिंदी में जो वीडियोज लाता हूं उसमें मैं आपको 5 टॉपिक, 6 टॉपिक ऐसे वीडियोज लाता हूं ताकि आपकी कम समय में बेटर तैयारी हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये वीडियो इसीलिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाता है क्योंकि 6 टॉपिक आपको एक ही वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर वो कौन से 6 टॉपिक हैं जिनको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दिल थाम के बैठिएगा। देखिए सबसे पहले देखिए कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी व्याकरण के ये सारे टॉपिक होंगे। सबसे पहला होगा मुहावरे एवं लोकोक्तियां, इसको हम पढ़ेंगे, ये 2 नंबर का आता है एग्जाम में, ठीक है। फिर पढ़ेंगे आपठित गद्यांश, 5 नंबर का आता है। देखिए, पहले आपठित गद्यांश के जगह पर संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन होता था, लेकिन अब संधि विच्छेद और विभक्त और वचन को रिमूव करके हमारे सिलेबस से आपठित गद्यांश को ऐड कर दिया गया। नाम से यह स्पष्ट है, आपठित गद्यांश मतलब जिस गद्यांश को आपने नहीं पढ़ा है वो गद्यांश दिया जाएगा। और इसमें कुछ नहीं है, एक बड़ा सा पैसेज दे दिया जाएगा आपको हिंदी का, उसके नीचे 1 2 3 4 5 करके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसी पैसेज में उसका आंसर मिल जाएगा। अभी मैं आगे बताऊंगा, तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, चीजों को समझना होगा, उसको मेन पॉइंट जो मैं बताता हूं उसको सीखिए। तीसरा देखिए, हम शब्द युग्म पढ़ेंगे, 2 नंबर का आता है। शब्द अर्थ 2 नंबर का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 नंबर का, वाक्य संशोधन 2 नंबर का। तो टोटल हमारे 6 टॉपिक हैं, तो हमारा 10 + 5 यानी कि 15 नंबर क्लियर हो जाएगा। ऐसे वीडियोज अगर आप डेली ज्वाइन करते हैं तो भैया आपका पूरा जो है हिंदी में जो 100 में 95 प्लस लाने का जो आपका टारगेट है वो जरूर पूरा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम एक एक करके सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब पहले हम मुहावरे एवं लोकोक्तियों को पढ़ेंगे, फिर आपठित गद्यांश को पढ़ेंगे, ऐसे करके हम 6 टॉपिक को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, सारे के सारे टॉपिक और सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियों की। अब ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इसमें क्या होता है, क्या करना होता है, कैसे हमें 2 में दोनों नंबर मिलेंगे। देखिए, टॉपर बनने के लिए 1-1 2-2 नंबर काफी हैं। हर एक नंबर को आपको कवर करना है भैया, ठीक है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं सबको पढ़ेंगे और आपकी बार टॉपर बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है इज्जत मिट्टी में मिलना। देखिए, इतना ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, इज्जत मिट्टी में मिलना। आपसे कहा जाएगा इसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ये बहुत सिंपल सा होता है, 3-4 दिए रहेंगे, एक ही करना होगा। कितना सिंपल है आप समझ सकते हैं। देखिए, इतना क्वेश्चन रहेगा, इज्जत मिट्टी में मिलना। पहले आपको कॉपी में इसका अर्थ लिखना है। इसका मतलब होता है सम्मान नष्ट होना। भैया, इज्जत मिट्टी में मिलना, इसका मतलब सम्मान नष्ट होना, ठीक है। जो आपका रेस्पेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गया। फिर हम वाक्य प्रयोग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे बेटा तुमने तो चोरी करके मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। देखिए, इज्जत कीजिएगा आधा जा, ठीक है। तो एक बेटा है भैया, बहुत ही नालायक है, चोरी उरी करता है, तो उसने क्या किया, चोरी करके, पिताजी कह रहे हैं कि बेटा तुमने चोरी करके मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। देखिए, कोई भी पिता, कोई भी फादर है, ठीक है, वो अपने बच्चे को यही चाहते हैं भैया ये डॉक्टर बने, ये मतलब उसके लिए अलग अलग सपने देखते हैं, इंजीनियर बने,
लेकिन अब ये चोर बन गए भैया, तो कितनी बड़ी इनकी इज्जत तो ऐसे ही मिट्टी में मिल गई। ठीक है, तो पढ़ाई कीजिए, अच्छे अच्छे पोस्ट पे आप जाइए, यही आपका सपना होना चाहिए। और भैया देखिए, इसने इज्जत मिट्टी में मिला दी कि पिताजी इनको कह रहे हैं, वो भी सोच रहे होंगे कि बेटा तुझको पैदा करके मैंने सबसे बड़ी गलती की। ठीक है, तो प्राउड फील कराइए माता पिता को। ठीक, तो देखिए इज्जत मिट्टी में मिलना यानी कि सम्मान नष्ट होना। वाक्य प्रयोग, बेटा तुमने तो चोरी करके मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो इस वाक्य में आना चाहिए। देखिए इज्जत मिट्टी में मिलना, ठीक है, बस ये वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक, 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहाड़ टूट पड़ना, इसका मतलब क्या होगा? पहाड़ टूट पड़ना सिंपल सा है, क्या होगा? मतलब अत्यधिक मुसीबतें आना। मतलब पहाड़ टूट पड़ने का मतलब क्या होता है? अत्यधिक मुसीबतें आना। वैसे पहाड़ किसी के ऊपर कोई पत्थर गिर जाए भैया, गए काम से, ठीक है, लेकिन यहां पर इसका अर्थ होगा अत्यधिक मुसीबतें आना। ठीक, मुसीबतें तो आती जाती रही है भैया, लाइफ है, इसमें उतार चढ़ाव लगा रहता है, कभी खुशी तो कभी गम। ठीक, ये तो सबको पता है। तो वाक्य प्रयोग देखिए, राम के पिता की मृत्यु से उसके परिवार पर मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। अब भैया राम है, उनके पिताजी हैं, तो उनकी मृत्यु से जो है उनके परिवार पर पहाड़ ही टूट पड़ा। अब कोई जरूरी नहीं है आप राम लिखें, मोहन, सोहन, रोहन, कुछ भी लिख सकते हैं। नाम में क्या रखा है, आपको सही से वाक्य प्रयोग करना है। तो पहाड़ टूट पड़ना जो है इस वाक्य में आ चुका है, ये वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही होगा। तो वाक्य प्रयोग का मतलब होता है जो आपका क्वेश्चन है वो वाक्य में आना चाहिए, तभी उसको सही माना जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। मुहावरे एवं लोकोक्तियां कुछ है नहीं भैया, बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, मैं ये नहीं बता सकता यही वाला पढ़ लो भैया यही आ जाएगा। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं एक आइडिया बता सकता हूं। आप लोग 5-5, 10-10 क्वेश्चन डेली पढ़िए, 2 में दोनों नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी टॉपिक हो। ठीक, मतलब पढ़ना है आपको। मैंने बताया अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं तो आप लोगों को हिंदी भी उसमें इंक्लूड करके उसको डेली पढ़ना है, क्योंकि इसको हल्के में मत लीजिए। ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, परसेंटेज आपका यही बढ़ाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आते हैं टॉपिक पर। 2 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए मुहावरे एवं लोकोक्तियों का। अब आते हैं भैया जो हमारा नया वाला टॉपिक है, अपठित गद्यांश। बहुत सारे लोग इसको जानते नहीं है कि अक्सर कैसे इसको हम करेंगे, क्या करना होगा एग्जाम में। तो टेंशन मत लो, गाइडलाइन में आपको पूरा करूंगा, बस सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, फैमिली में जितने भी मेंबर हैं सब सपोर्ट रहे। देखिए अपठित गद्यांश भैया 5 नंबर का आएगा, नाम से स्पष्ट है। एक ऐसा गद्यांश दिया जाएगा जो आपने पढ़ा नहीं है। देखिए हिंदी का गद्यांश जो है, जो आपका चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप अशोक के फूल, उसका जो गद्यांश दिया जाता है वो तो 10 नंबर का आता ही है। लेकिन ये जो गद्यांश रहेगा ये उन चैप्टर में से नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वो पठित गद्यांश है। ये अपठित गद्यांश है, अलग से आएगा। ठीक, देखिए जैसे अनसीन पैसेज आप देखते हैं, अनसीन पैसेज, वैसे ये भी है भैया, इंग्लिश में अनसीन पैसेज, हिंदी में अपठित गद्यांश। अनसीन जिसको आपने देखा ना हो। ठीक, देखिए बंगाल की पहले हम अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर इसके नीचे 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, उसका आंसर लिखेंगे, 5वां नंबर फिक्स हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक, देखिए बंगाल की सस्य श्यामला धरती का सौंदर्य अविस्मरणीय है। इसके मनोहर और अमुक्त उन्मुक्त सौंदर्य को प्रतिभाशाली रचनाकार अपने गीतों, निबंधों और कविताओं में बांधने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इसके मायावी और लोकोत्तर आकर्षण का रंच मात्र ही वे रूपायित करने में सफल हो पाए हैं। अविभाजित बंगाल का सौंदर्य किसी भी संवेदनशील मस्तिष्क के भीतर हलचल पैदा कर सकता है। चांदी सी चमकती मीलों लंबी नहरों और नदियों के बीच पन्नों की तरह चमकते हरे भरे खेतों के चित्र संवेदनशील मन को अपूर्व व्यानंद से भर देते हैं। हरे भरे खेतों में पके दोनों की, आगे देखते हैं, और है मतलब थोड़ा बड़ा पैसेज रहेगा। देखिए लहलहाती सुनहरी फसल, हवा में फुसफुसाते लंबे ताड़ के वृक्ष और साल की पत्तियों की बहती हुई मंद मंद हवा की कंचनजंगा के उत्तुंग शिखर, सुंदरवन के घने जंगल, दीघा के सुंदर रेतीले समुद्र, इसको ला कर दीजिएगा, रेतीले समुद्र तट और उत्तर बंगाल के हरे भरे चाय के बागान आंखों में रचे बसे रहते हैं। प्राकृतिक बाताओं से भरी पूरी ये धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती है। इस अनोखे वरदान के केवल वही पात्र हैं जिन्हें इस धरती पर पैदा होने का सौभाग्य मिला है, अथवा वे हैं
वे हैं जो अविभाजित बंगाल में रह चुके हैं। मतलब बंगाल की जो सुंदरता है, जो सौंदर्य है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, अब ये गद्यांश आपने पढ़ लिया। ऐसे आपके आगे भैया पेपर रहेगा, आपके पेपर के उसी गद्यांश के नीचे क्वेश्चन रहेंगे। पेपर में देख देख के क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा है। अब देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 + 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 5 क्वेश्चन टोटल। देखिए किसी संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं, यानी कि कौन है जो संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं। तो किसका वर्णन किया गया, का है। फर्स्ट है नदियों, नहरों और खेतों के चित्र। सेकंड है नदियों, समुद्रों और हीरे पन्नों के दृश्य। तीसरा है चांदी की चमक और पन्नों की हरियाली। चौथा है फसलों और पेड़ों से मिले जुले दृश्य। देखिए जो नदियों, नहरों और खेतों के चित्र हैं भैया, ये संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं, इंजॉयफुल। ठीक है, ये सारे जो दृश्य है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इज राइट। ठीक है, आपके उसी गद्यांश में इसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का दूसरा। आपको करना क्या है, देखिए क्वेश्चन तो उतारना नहीं रहता एग्जाम में, बस आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डालिए और लिखिए फर्स्ट का ये ऑप्शन सही है, सेकंड का ये सही है, बस हो गया। ठीक, देखिए दूसरा है लेखक की दृष्टि से बंगाल की शस्य श्यामला धरती का सौंदर्य कैसा नहीं है। यानी कि लेखक की दृष्टि से जो बंगाल की शस्य श्यामला धरती है, इसका सौंदर्य कैसा नहीं है। ठीक है, यानी कि किस प्रकार नहीं है। फर्स्ट है अविस्मरणीय, सेकंड है मायावी, थर्ड है आकर्षक, फोर्थ है असामान्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, असामान्य। देखिए लेखक की दृष्टि से बंगाल की जो शस्य श्यामला धरती का सौंदर्य है वो अविस्मरणीय भी है, अभी मैंने गद्यांश में बताया, मायावी भी है और उसके बाद में आकर्षक भी है, लेकिन वो असामान्य नहीं है। ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक, क्या नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो फोर्थ वाला राइट होगा। नेक्स्ट देखिए तीसरा देखिए क्या है हमारा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गद्यांश के आधार पर सही है। इसमें से कौन सा युग्म है जो हमारे गद्यांश, जो अभी हमने पढ़ा अपठित गद्यांश, उसके अकॉर्डिंग कौन सा इसमें सही है, किसके बारे में हमने ज्यादातर इसमें चर्चा किया। देखिए फर्स्ट है फसल घनी, सेकंड है समुद्र तट रेतीले, थर्ड है कंचनजंगा मंद हवा और फोर्थ है चाय बागान सुनहरे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, समुद्र तट रेतीले। देखिए समुद्र तट के बारे में हमने पढ़ा, रेतीले। ठीक है, तो इन सबके बारे में पढ़ा, तो इनमें से गद्यांश के आधार पर ये बिल्कुल राइट होगा, सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे एक एक का आंसर दो, एक एक नंबर ले जाओ। ठीक है, अब आता है दो कथन दिए गए हैं, अब आपको बताना है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। देखिए बंगाल की भूमि के विषय में कथन और कारण की सत्यता परखिए। मतलब आपको एक कथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है हमारे अपठित गद्यांश के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए कथन है ये धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही है। ये तो हमने अभी पढ़ा, गद्यांश में था ये लाइन। ठीक है, कि जो हमारी धरती है ये युगों से ही महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही है, ये तो बिल्कुल सही है, सबको पता है। दूसरा देखिए कारण, ये धरती युगों से प्राकृतिक छटाओं से भरपूर है। ठीक है, तो ये भी हमने अभी गद्यांश में पढ़ा था। तो ये दोनों सत्य है, तो आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट है कथन और कारण दोनों असत्य है, यानी कि गलत है। दूसरा देखिए कथन और कारण दोनों सत्य हैं, देखिए सेकंड ऑप्शन राइट होगा। मतलब ये कथन, ये स्टेटमेंट भी सही है एंड ये कारण, ये रीजन भी सही है, दोनों सही है। तो कथन और कारण भैया दोनों सत्य हैं हमारे अपठित गद्यांश की दृष्टि से। समझ में आ रहा है, मतलब जो गद्यांश है उसी में से देखकर इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। एक और क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। देखिए इस गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ दिस गद्यांश। ठीक है, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स, मतलब इस गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है, सेंट्रल विषय आपको बताना है। जो गद्यांश दिया गया था इसका केंद्रीय बिंदु क्या है बताइए। फर्स्ट है बंगाल के जादू को बताना, ये तो गलत है, ये नहीं बताया गया। दूसरा देखिए अविभाजित बंगाल की धरती का सौंदर्य, यही सही होगा। मतलब इस गद्यांश का केंद्रीय बिंदु है अविभाजित बंगाल की धरती का सौंदर्य, उस धरती की सुंदरता के बारे में बताया गया, खेतों के बारे में, रेतीले समुद्र तटों के बारे में, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, शब्द युग्म। नाम से स्पष्ट है, शब्द युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, इंग्लिश में बोले तो
पेयर, ठीक है। तो शब्द युग्म का मतलब क्या होगा, देखिए 2 नंबर का आता है भैया, मिस नहीं कर सकते। इसमें होगा क्या, क्वेश्चन दिया गया फर्स्ट, देखिए अंश अंश, ठीक है, अंश अंश, पढ़ने में दोनों सेम है बट सा में डिफरेंस है। देखिए इसका सा दूसरा, इसका सा दूसरा है, इसीलिए इसके मीनिंग में भी डिफरेंस होगा। अब मीनिंग में डिफरेंस होगा तो इसका सही मीनिंग बताइए क्या होगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, सही मीनिंग बताओ। जो अंश है, जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बताइए कौन सा होगा, जिसको जिसको पता है कमेंट करके बताया करो। आप लोग स्मार्ट बच्चे हो, स्मार्ट तरीके से तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो स्मार्ट तरीके से पहले आंसर भी बता दिया करो, अगर पता है तो, नहीं पता है तो बाद में तो हमें बताना ही है। देखिए का है अंकुर और हिस्सा, खा है हिस्सा और अंकुर, गा है कंधा और हिस्सा, और घा है हिस्सा और कंधा, ठीक है। इसको कंधा कर दीजिएगा, हिस्सा और कंधा। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर गा, कंधा और हिस्सा। इस अंश का मतलब होता है कंधा, इस अंश का मतलब होता है हिस्सा, तो कंधा और हिस्सा। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए जो एग्जामिनर भैया हैं वो क्या करते हैं, हिस्सा और कंधा भी दे दिए हैं उल्टा। अब जिसको नहीं पता है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है बच्चा, वो क्या करेगा, ये घा वाला कर देगा। लेकिन सही पता होगा तो आप इसको एग्जैक्टली कर लेंगे। और ये कब कर पाएंगे, जब आप पढ़े होंगे। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी जल्दी आप इन सब क्वेश्चन का आंसर देंगे, ये ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चन का। तो गा वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियत नियति, इसका सही अर्थ क्या होगा। दोनों लगभग लगभग सेम है, बस इसमें ता में छोटी ई का मात्रा नहीं है, इसमें ता में छोटी ई का मात्रा है। कौन सा सही होगा, का है निश्चित और भाग्य, खा है आदत और भाग्य, गा है प्रकृत और गणना, घा है आदत और गणना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, निश्चित और भाग्य। इस नियत का मतलब होता है निश्चित, भैया वो बॉल एक नियत वेग से जा रही है, वो एक निश्चित वेग से जा रही है, ठीक है। इस नियति का मतलब होता है भाग्य, आपका भाग्य कैसा है, लक, ठीक है। तो का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसी में एक और क्वेश्चन है, अली आली, इसको अली कर दीजिएगा, अली आली। बताइए आ ला पर छोटी का मात्रा है, ध्यान दीजिएगा। तो अली आली, इसका सही अर्थ क्या होगा, का है भौरा और सखी, इसको सखी कर दीजिए, और खा है भौरा और कली, गा है कली और भौरा, और घा है सखी और भौरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, भौरा और सखी। देखिए अली का मतलब होता है भौरा, ठीक है, जो फूलों पे बैठता है, पुष्पों पे रस के लिए, ठीक है। आली का मतलब होता है सखी, तो भौरा और सखी इसका राइट आंसर होगा। तो का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। समझ में आ रहा है। इसमें भैया 2 वर्ड दिए रहेंगे, दोनों का मीनिंग लिखना होगा। सही आंसर मैं बता दे रहा हूं। अब मैं एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता, ये वाला भैया पढ़ लो यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर नहीं है, आई एम ए टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ते हैं हम, शब्द अर्थ पर आते हैं। शब्द अर्थ पता है कि नहीं पता है। शब्द अर्थ का मतलब होता है अनेकार्थी शब्द, इसको हम अनेकार्थी शब्द भी बोलते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि शब्द अर्थ हमने लिखा है तो ये अनेकार्थी शब्द नहीं है, दोनों सेम ही है, चाहे आप शब्द अर्थ बोलिए चाहे अनेकार्थी शब्द बोलिए। जब हम छोटे क्लासेस में थे तो हमें पर्यायवाची शब्द बोला जाता था। देखिए फर्स्ट है घर, घर को किन किन नामों से जानते हैं, बताइए। घर को किस किस नाम से जानते हैं, निवास, निवास स्थान, जहां हम निवास करते हैं भैया ये घर है, निवास स्थान। गृह, क्या है, गृह, निवास स्थान गृह और घराना, ठीक है। इन सब नामों से हम घर को भैया जानते हैं, ठीक है। घर को हम निवास स्थान भी बोलते हैं, हमारा निवास स्थान जो है वही है रेजिडेंशियल प्लेस, ठीक है। और गृह भी बोलते हैं, गृह तो पता ही है, और घराना भी बोलते हैं। शिव, शिव को किन नामों से जानते हैं, शिव शंकर, शिव भगवान, भोलेनाथ, ठीक है, भोले शंकर। तो इनको कई नामों से जानते हैं भैया, महादेव भी बोलते हैं, मैं महादेव का चेला हूं, ठीक है। बताइए इसको किन किन नामों से जानते हैं। देखिए महादेव पहले लिखेंगे, महादेव सबको पता है, ठीक है, कई गाने भी बन चुके हैं। महेश भी बोला जाता है इनको, महेश, ठीक है। उसके बाद में मंगल भी बोला जाता है, मंगल, सुख भी बोल सकते हैं, इन सब नामों से जानते हैं। वैसे किसी एक के 2 अर्थ आपको लिखने हैं, मतलब एक शब्द के 2 ही अर्थ लिखने होंगे, मैं आपको 4 बता रहा हूं, ठीक है, चारों में से 2 तो याद ही रहेंगे। नेक्स्ट देखिए हाथ, हाथ पता है कि नहीं, ये हैंड हम लोगों का, इसको किन किन नामों से जानते हैं। देखिए हस्त बोलते हैं इसको, सहयोग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सहयोग, सहयोग, इन सब नामों से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो हाथ को हम हस्त, सहयोग, इन सब नामों से जानते हैं।
तो आपको करना क्या है, घर को निवास स्थान, गृह घराना, शिव को महादेव, महेश मंगल सुख, हाथ को हस्त सहयोग, इन सारे नामों से जानते हैं। एक ही शब्द के कई अर्थ हैं, इसी को बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। एक ही शब्द के अनेक अर्थ, ठीक है, मैनी मीनिंग ऑफ ये वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर। नाम तो सुना ही होगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे देखिए, जो बांटा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, जो बांटा ना जा सके, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अविभाज्य। अविभाज्य, ठीक है, जो बांटा ना जा सके उसको हम लोग बोलते हैं अविभाज्य, ठीक है, पता होगा शायद आप लोगों को, अविभाज्य। नेक्स्ट, जो नहीं हो सकता, भैया जो हो ही नहीं सकता उसको हम लोग असंभव बोलेंगे, दैट्स इम्पॉसिबल, असंभव। यही लिखना होता है, कुछ है नहीं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, सॉरी, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में इंग्लिश में निकल जाता है, क्योंकि हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो वही आ गया याद, ठीक है। तीसरा देखिए, ईश्वर या वेदों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, यानी कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है, ठीक है, इंग्लिश भूल गया, तो इसका क्या होगा, आस्तिक। आस्तिक, वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता है। याद आ गया, देखिए मेमोरी कितनी तेज है। ऐसे ही आप लोग भी अपनी मेमोरी फास्ट कीजिए, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट आपका माइंड करना चाहिए, तभी आप इंग्लिश में भी अच्छा मार्क ला पाएंगे। तो ईश्वर वेदों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति वो आस्तिक होगा। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता होगा भैया, उसको नास्तिक बोलेंगे, इंग्लिश में बोले तो एथीस्ट, और इनको इंग्लिश में बोलेंगे थीस्ट, ठीक, समझ में आ गया। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, समझ में आ रहा है। अब देखेंगे अपना लास्ट टॉपिक, जो कि है भैया वाक्य संशोधन। संशोधन नाम आपने शायद सुना होगा। संशोधन का मतलब ही होता है संशोधन, करेक्शन। वाक्य में गलती है, संशोधित करके उसको लिखिए। आधार कार्ड संशोधन कराए होंगे, करेक्शन कभी ना कभी, आप नहीं तो आपके पिताजी, तो उनसे पूछिएगा। तो सूर्य देखिए पूरब में निकलता था, फर्स्ट है हमारा, इसमें सेंटेंस में वाक्य में गलती होगी, इसको इंग्लिश में हम सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स पता है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज इंग्लिश ग्रामर में ज्यादातर वही है। मुहावरे हम लोकोक्तियों को आइडियम्स एंड फ्रेज बोलते हैं, समानार्थी शब्द को सिनोनिम्स बोलते हैं, ठीक है, यही सब चीजें हैं। तो देखिए फर्स्ट है सूर्य पूरब में निकलता था। अब भैया सूर्य पूरब में निकलता था, क्या अब नहीं निकलता भैया, अभी भी निकलता और आगे भी शायद निकलेगा, तो आप लोग था नहीं लगा सकते, इसको पास्ट में आप नहीं बना सकते, क्योंकि ये अभी भी निकल रहा है और हमेशा निकलता है, ठीक है। तो लिखेंगे था की जगह पर हाई कर देंगे, सूर्य पूरब में निकलता है, निकलता है, बस हो गया, बिल्कुल राइट होगा, यही था के जगह पर है, क्योंकि ये प्रेजेंट में हो रहा है, इसको हम पास्ट में नहीं बदल सकते। जैसे हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में हमेशा सत्य रहने वाली बातों को, यूनिवर्सल ट्रुथ को, उसके टेंस में हम परिवर्तन नहीं करते, वैसे हम इसमें इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में ही रहेगा, इसको हम पास्ट नहीं बना सकते, ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिए, वो मुझे अपना शत्रुता समझता है। भैया शत्रुता नहीं, शत्रु रहेगा, थोड़ी सी गलती है, जो स्टूडेंट इसी को पकड़ लेगा गलती को, समझ लीजिए नंबर मिल गया उसको। तो वह मुझे अपना शत्रु समझता है, तो वो मुझे अपना शत्रु समझता है, यही सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, मोहन ने चिट्ठी लिखा, गलती क्या है, बस थोड़ा सा खा पर जो आ का मात्रा, इसको बड़ी ई का मात्रा कर दीजिए। मोहन ने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी के लिए हम लिखी बोलते हैं, लिखा नहीं, ठीक है। चलिए, जैसे आपसे कहा जब बकरी घास चर रहा है, तो भैया रहा नहीं है, बकरी को हम फीमेल मानते रही है, वैसी गलतियां आती हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, साइड में मैं लिख देता हूं, मोहन ने चिट्ठी लिखी,
बस ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। बस हो गया, यही है वाक्य संशोधन। वाक्य दिया गया, गलती भी दी गई, गलती को जो सही कर ले गया उसको नंबर भी दिया गया। कौन देगा? एग्जामिनर। ठीक है, तो ये आपका था वाक्य संशोधन। यहीं पे हमारा 6 टॉपिक फिनिश होता है। हमने सारे टॉपिक्स इसमें पढ़े, वाक्य संशोधन, अनेक शब्दों के लिए शब्द अर्थ, जितने भी टॉपिक थे सब कुछ हमने इस वीडियो में पढ़ा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होगी। मैंने ज्यादा से ज्यादा टॉपिक आपको समझाने का प्रयास किया। ऐसे ही समझते रहोगे, आगे आगे जो मैं क्लासेस दूंगा सबको ज्वाइन करते रहोगे तो टॉपर बनकर रहोगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।